हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे भारत के 15वीं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के बायोग्राफी के बारे में। जी हाँ, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के जीवनी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी अपने अथक प्रयास और संघर्ष से भारत के सर्वोत्तम संवैधानिक पद यानी राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुई है। देखिए, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म जो हुआ था वो 20 जून 1958 ईस्वी को उड़ीसा के एक जिला है मयूरभंज, वहां पे एक गांव है बैदापोसी, वहां पे एक संथाल आदिवासी परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनका पिता का जो नाम था विरंची नारायण टुड्डू इनका पिताजी का नाम था। इनका जो गांव था वो एक आदिवासियों का गांव था, क्योंकि ये खुद आदिवासी समाज से आती है। ये गांव में देख सकते हैं ये किस तरह से आदिवासियों का जीवन स्तर होता है। यानी आदिवासियों का जो जीवन स्तर होता है वो बहुत ही अनडेवलप होता है, यानी काफी अभावग्रस्त जीवन होता है आदिवासियों का। और मैं बात कर रहा हूं उस दौर का। देखिए, इनका जन्म जो हुआ था 20 जून 1958 को, यानी उस समय में देश की स्थिति वैसे ही इतना डेवलप नहीं था। उसमें आदिवासी समाज का तो और ही अनडेवलप था, यानी काफी अभावग्रस्त होता था आदिवासियों का जीवन स्तर। और वहां से एक महिला पढ़ाई लिखाई और संघर्ष करके भारत के इतने बड़े संवैधानिक पद यानी भारत के राष्ट्रपति बनती है, उनके लिए वास्तव में ये गर्व की बात है। अब देखते हैं किस तरह से इन्होंने संघर्ष किया अपने जीवन में और राष्ट्रपति पद तक ये पहुंची है। देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका जो गांव है वो आदिवासियों का गांव है। इन आदिवासियों के गांव में इनका जो परिवार है बाकी आदिवासियों से थोड़ा सा अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि इनके जो पिताजी थे और दादाजी जो थे वो गांव के प्रधान थे, यानी गांव के मुखिया थे। इस वजह से बाकी आदिवासी फैमिली से इनका फैमिली थोड़ा सा अलग था, थोड़ा सा डेवलप कह सकते हैं। अब इनका स्कूली शिक्षा आरंभ होता है इन्हीं के गांव से। इनके परिवार वाले इन्हीं के गांव में एक स्कूल था, वहां पे इनका दाखला करवा दिया जाता है। इस स्कूल में 7वीं तक की पढ़ाई होती थी। वर्तमान में आप देख सकते हैं उस स्कूल का स्वरूप इस तरह का है। इसी स्कूल में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी पढ़ाई लिखाई किया था। इनका पढ़ाई लिखाई अन्य आदिवासी बच्चों के साथ हुआ था। अब इनके गांव में एक ही स्कूल था, वो भी 7वीं तक की पढ़ाई होती थी और द्रौपदी मुर्मू जी आगे की पढ़ाई करना चाहती थी। इनको पढ़ाई लिखाई से काफ़ी रुचि हो गया था, तो इसलिए ये आगे की पढ़ाई करना चाहती थी। लेकिन इनका जो परिवार था वो थोड़ा सा अभावग्रस्त था, आर्थिक स्थिति इतना अच्छा नहीं था, तो आगे की पढ़ाई ये कैसे करें। तो इनके आगे की पढ़ाई के लिए एक अवसर इनको मिलता है। वो कैसे मिलता है कि उस समय इनके गांव में एक बड़े नेता आए थे। उस समय नेता लोग जाते थे, आदिवासी इलाके में घूमते थे, उनके जीवन स्तर का जायजा लेते थे, उनके किस तरह से जीवन जी रहे हैं, किसी तरह का अभाव तो नहीं है। तो इनके गांव में नेताजी आए थे, तो सबसे अपनी समस्या पूछ रहे थे। तो इनके परिवार वाले ने बोला कि तुम नेताजी के पास जाओ और उनसे बोलो कि मैं आगे पढ़ना लिखना चाहती हूँ, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है, इस वजह से मैं पढ़ लिख नहीं सकती हूँ, इसलिए आप हमारी मदद करें। क्या होता है कि द्रौपदी मुर्मू जी नेताजी के पास जाती है और कहती है कि मेरे गाँव में जो स्कूल है वो 7वीं तक ही है, मैं आगे की पढ़ाई करना चाहती हूँ, लेकिन हमारे परिवार का आर्थिक स्थिति उतना बढ़िया नहीं है, इस वजह से आप हमें मदद कीजिए। तो नेताजी तभी अपने सेक्रेटरी से कहते हैं इस बच्ची का नाम लिख लो
और इनको पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ व्यवस्था करो। तो अब क्या होता है कि नेताजी के पहल पे इनको पढ़ाई लिखाई करने के लिए एक दरवाजा खुल जाता है और इनको भुवनेश्वर में आगे की पढ़ाई करने का मौका मिलता है। भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा की राजधानी है, वहां पे इनको पढ़ाई लिखाई करने की व्यवस्था किया जाता है और वहीं पे ये पढ़ाई लिखाई करती है। फिर पढ़ाई लिखाई करने कॉलेज में जाती है। वहां पे एक कॉलेज है रामा देवी वोमेन्स कॉलेज, वहां से ये ग्रेजुएट करती है। ग्रेजुएट करने के बाद अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए ये नौकरी की तलाश करती है। फिर इनको एक नौकरी मिलता है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, जूनियर असिस्टेंट, एक क्लर्क के तौर पे इनको नौकरी मिल जाती है। ये नौकरी करती रहती है और आगे की भी तैयारी करती रहती है। आगे चलकर इनको टीचर की नौकरी मिल जाती है। यानी इन्हीं के डिस्ट्रिक्ट में रायरंगपुर में स्थित एक अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर होता है, वहां पे इनको टीचर की नौकरी मिल जाती है और वहीं पे ये शिक्षिका का काम करती है। जब श्रीमती मुर्मू जी वहां पे शिक्षिका के तौर पे कार्य करती है तो वहां पे इलाके के काफी बच्चों को फ्री में ट्यूशन पढ़ाती है। तो वहां के पेरेंट्स में श्रीमती मुर्मू जी के प्रति काफी सम्मान होने लग जाता है। यानी उस इलाके में मुर्मू जी को काफी सम्मान लोग देने लग जाते हैं। तो इस वजह से मुर्मू जी काफी वहां पे चर्चित हो जाते हैं। तो इस तरह से मुर्मू जी का जीवन बहुत अच्छा खासा तरीके से चल रहा होता है। उसके बाद ये शादी कर लेती है। अपने ही समाज के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था श्याम चरण मुर्मू। श्याम चरण मुर्मू से ये शादी करती है। श्याम चरण मुर्मू भी एक बैंक ऑफिसर थे। तो इस तरह से इनका एक भरा पूरा परिवार था, जिनमें की एक बेटी और 2 बेटे थे। बहुत अच्छी तरीके से ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे। इसी बीच राजनीतिक में इनको कदम रखने का एक मौका मिलता है 1997 में। 1997 में इनको बीजेपी के तरफ से एक ऑफर आता है। इनको रायरंगपुर के नगर पंचायत से पार्षद चुनाव लड़ने का ऑफर आता है। ये नगर पंचायत का चुनाव लड़ती है और जीत जाती है, क्योंकि रायरंगपुर में ये एक अध्यापिका रही थी और वहां पे काफी ये चर्चित थी अपने काम के लिए। लोग इन्हें काफी पसंद करते थे। तो इस वजह से ये पार्षद का चुनाव जीत जाती है। तो इस तरह से राजनीतिक जीवन में इनका पहला कदम ये था जो कि एक जीत दर्ज किया था इन्होंने। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनुसूचित जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला था तथा भाजपा के आदिवासी मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी रही। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू जी को बीजेपी के तरफ से रायरंगपुर से एमएलए का टिकट मिलता है और ये एमएलए का इलेक्शन जीत जाती है। अब जब एमएलए का ये इलेक्शन जीत जाती है तब क्या होता है कि वहां पे उड़ीसा में बीजेपी और बीजू जनता दल, जो कि अभी जो मौजूदा सरकार वहां पे है बीजू जनता दल का नवीन पटनायक जो मुख्यमंत्री है, इनके टाइम में भी वही थे। तो उन्हीं के सरकार में इनको मंत्री पद मिल जाता है। इनको वाणिज्य, परिवहन, मत्स्य और पशु संसाधन विभाग का मंत्री इनको बनाया गया था। ये सारे मंत्री इनको बनाया गया था नवीन पटनायक सरकार में, जब बीजेपी और बीजू जनता दल की सरकार एक साथ गठबंधन था। उसके बाद क्या होता है, 2007 में ओडिशा विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए इनको नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो इस तरह से इनका राजनीतिक जीवन बहुत अच्छा खासा चल रहा था। इसी बीच 2009 में इलेक्शन होता है लोकसभा का। अब लोकसभा का जब इलेक्शन होता है तब श्रीमती
मुर्मू जी को लोकसभा का टिकट मिलता है बीजेपी के तरफ से। अब क्या होता है कि 2009 में लोकसभा का जब इलेक्शन होता है तो यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जी इलेक्शन हार जाती है। तो देखिए यहाँ से द्रौपदी मुर्मू जी का एक जो कालखंड है वो बहुत ही बेकार यानी बहुत ही दुखों वाला स्टार्ट हो जाता है। यानी 2009 से जब से ये इलेक्शन हारती है और 2014 तक का जो कालखंड होता है इनका जीवन का, ये सबसे वर्स्ट, ये सबसे खराब, ये सबसे दुखों वाला इनका जो है वो कालखंड होता है। देखिए जीवन में कठिनाई अलग चीज है और दुख अलग चीज है। कठिनाई संघर्ष करके हम कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं, लेकिन दुख वो चीज है आपके पास कितना भी बड़ा संसाधन हो, कितने भी बड़े अमीर हो, सब कुछ हो, लेकिन दुख जो है वो आसानी से मिटता नहीं है। वही चीज द्रौपदी मुर्मू जी के इस कालखंड में स्टार्ट होता है। जब ये अब 2009 में इलेक्शन हार जाती है तो अपने गांव की तरफ मूव करती है, वहीं पे कुछ समाज सेवा करने के लिए ये सोचती है। अब होता क्या है कि जैसे कि आप जानते हैं कि इनका परिवार जो था वो काफी भरा पूरा परिवार था, जो पति पत्नी, 2 बेटे 1 बेटी। अब देखिए इनके जीवन में अब दुखों का अंबार लगना शुरू होता है। देखिए शायद ही किसी भी व्यक्ति के जीवन में इतना दुख आया हो, दुखों का अंबार लग जाता है। पहला दुख कब होता है, घटना कब होती है, 2009 में। 2009 में क्या होता है, इनका एक बेटा होता है जिनका नाम होता है लक्ष्मण मुर्मू। लक्ष्मण मुर्मू उड़ीसा में अपने चाचा के साथ रहते हैं। एक दिन क्या होता है कि रात में अपने दोस्तों के साथ आते हैं और कमरे में जाके सो जाता है अकेला। सुबह जब दरवाजा खोला जाता है तो देखा जाता है कि उनका मृत्यु हो चुका है, यानी उसका जो यानी मुर्मू जी का जो बेटा था लक्ष्मण मुर्मू, उसका डेथ हो जाता है। जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो डॉक्टर उसे डेथ घोषित कर देता है। तो यानी एक ये बहुत बड़ा दुख घटना द्रौपदी मुर्मू जी के जीवन में घट गया। इनका एक बेटा का डेथ हो गया, एक जवान बेटा का डेथ हो गया। उसके बाद ये दोनों पति पत्नी जो है थोड़ा सदमे में चले गए, धीरे धीरे अपना दुख भुला ही रहे थे कि 2013 में इनके जो बड़े बेटे थे जिनका नाम था सिपुन मुर्मू, इनका एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाता है। देखिए 2009 में एक बेटे का मृत्यु हुआ, अकाल मृत्यु होता है। 2013 में 4 साल के बाद ही इनका दूसरे बेटे का अकाल मृत्यु यानी रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाता है। अब ये पूरी तरह से टूट जाती है, यानी ये पति पत्नी पूरी तरह से टूट जाती है। अब इनको दिमाग ही काम नहीं करता है कि क्या करें क्या नहीं। फिर इनका पति काफी निराश रहने लग जाते हैं, मनी उदास रहने लग जाते हैं। अब क्या होता है, 13 में तो इनका बड़े बेटे का निधन हो जाता है। अब 14 में इनका हस्बैंड का निधन हो जाता है, यानी दिल का दौरा पड़ने से इनका हस्बैंड का भी डेथ हो जाता है। यानी देख सकते हैं 2009 से 2014 तक पता नहीं द्रौपदी मुर्मू जी का किसका नजर लग गया, पूरी तरह से इनका जीवन चौपट हो गया। 2 जवान बेटे का मृत्यु हो गया, पति का मृत्यु हो गया, ये बिल्कुल अकेला पड़ गई। अब इनका दिमाग अस्त व्यस्त हो गया, ये सदमे में चली जाती है, यानी कुछ इनको अच्छा ही नहीं लगता है। अब ये सदमा से उबरना चाहती है लेकिन फिर उबर नहीं पाती है। फिर ये अध्यात्म का रास्ता अपनाती है, यानी अध्यात्म की ओर जाना चाहती है। तो इसके लिए अब क्या करती है, जब ये पूरी तरह से सदमे में चली जाती है तो अध्यात्म का सहारा लेती है। इसके लिए क्या करती है, ये
राजस्थान में एक संस्था है ब्रह्म कुमारी संस्थान। ये माउंट आबू में स्थित है। ये बहुत बड़ा संस्थान है। यहाँ पे मुर्मू जी जाती है और योगा करती है और कई सारे अध्यात्म का रास्ता अपनाती है और यहाँ पे बार बार जाती रहती है। फिर ये योग के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से अपने आप को कंट्रोल करती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि बीजेपी की सरकार आती है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद क्या होता है, इनका अब से एक नया जीवन का शुरुआत होता है, एक नया करियर की शुरुआत होता है। इनको मई 2015 में इनको झारखंड के राज्यपाल बना दिया जाता है। बीजेपी की तरफ से इनको राज्यपाल बना दिया जाता है। कहाँ के? झारखंड के। और ये झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि झारखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी बनी थी। अब क्या होता है, ये राज्यपाल बन जाती है झारखंड की। अब इनका कैरियर की शुरुआत होता है दूसरी पारी का। उसके बाद ये क्या करती है, इनका जो पुश्तैनी घर होता है गांव में, वहां पे इस घर को ये स्कूल में तब्दील कर देती है। यहाँ पे ये स्कूल बनवाती है और स्कूल के अंदर इस कैंपस में अपने पति का और 2 बच्चों का स्मारक बनवाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और हर साल ये अपने पति के पुण्यतिथि पे वहाँ पे जाती है और बच्चों सबसे वहाँ पे मिलती है। उसके बाद इनका जीवन में थोड़ा सा फिर से एक नया जीवन का शुरुआत हुआ। अब बच्चों में इनका एक बेटी बची हुई है और एक दामाद है और उनके बच्चे उनके साथ अब ये सही से अपना जीवन व्यतीत करती है। अब देखिए, इतने संघर्ष और इतने दुख के बाद इनके जीवन में एक और बहुत बड़ा मौका मिलता है, वो है भारत का राष्ट्रपति बनने का। बीजेपी के तरफ से इनको राष्ट्रपति का कैंडिडेट घोषित कर दिया जाता है और 24 जून 2022 को ये अपना नामांकन भरती है। इनके प्रस्तावक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनते हैं और समर्थक यानी अनुमोदक जो है वो राजनाथ सिंह जी बनते हैं। फिर जुलाई में राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है। इनके प्रतिद्वंदी कैंडिडेट जो थे यशवंत सिन्हा जी थे। जब इलेक्शन का रिजल्ट हुआ, ये 64% के साथ जीतती है और भारत का राष्ट्रपति पद के लिए शपथ लेती है और ये भारत के 15वें राष्ट्रपति बनती है और पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनती है, दूसरी महिला राष्ट्रपति बनती है और भारत के पहले राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ था। बाकी जितने भी राष्ट्रपति बने हैं उनका जन्म आज़ादी से पहले हुआ है। फिर राष्ट्रपति बनने के बाद इनका निवास स्थान राष्ट्रपति भवन होता है, वहाँ पे अब ये रहती है। तो देखा आपने द्रौपदी मुर्मू जी का जीवन किस तरह से कठिनाइयों वाला, दुखों भरा था। उसके बावजूद ये भारत के सबसे सर्वोत्तम संवैधानिक पद, भारत के प्रथम नागरिक यानी भारत के राष्ट्रपति पद पे आसीन हुई। ये काफ़ी इनके लिए गौरव की बात है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अगर कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।